ये हिस्ट्री का फंडा बड़ा ही खतरनाक है। हिस्ट्री लोगों को समझ में नहीं आती है, खासकर क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए। क्लास 11th और 12th के बच्चे जो हाल फिलहाल अभी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान लेके आया ई पाठशाला चैनल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसमें क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए कंप्लीट सीरीज दी गई है। इस कंप्लीट सीरीज में आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन विद एग्जांपल, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज और सारे चैप्टर की एक प्लेलिस्ट हमने आपके लिए तैयार की हुई है। आप जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों को वॉच आउट करिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे ऐप पे जुड़ सकते हैं। इस ऐप पे आपको सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस होने वाला है। सो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, जल्द से जल्द जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, ये सारा एक्सेस आपको वहाँ पे मिलने वाला है। सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत क्लास 11th की इस नई सीरीज में। दोस्तों 2023 और 24 के हिसाब से चैप्टर का नाम चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। ये पूरी की पूरी स्टोरी है क्या, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। सबसे पहले इटली का मैप मैंने दिखाने की कोशिश क्यों करी है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारा पूरा सेंट्रलाइज्ड फोकस ना इटली के ऊपर है। इटली की कैपिटल के बारे में आपको रोम अच्छी तरीके से पता होगा। रोम के बाद वेनिस, बोलोंगना करके जगह है, फ्लोरेंस करके जगह है, उसके बाद एसीस करके जगह है। रोम तो कैपिटल ही है और पोम्पाई ऑप्शनल है एक शहर यहाँ पर, इसके बारे में आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। आप लोगों को पता होगा, हमने एक चैप्टर पढ़ा था एन एम्पायर इनटू द 3 कॉन्टिनेंट, 3 साम्राज्य में, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, वो पूरी तरीके से रोमन एम्पायर था। रोमन एम्पायर की हिस्ट्री में आपने काफ़ी हद तक समझ ली थी और आपने लास्ट, अगर आपको ध्यान होगा तो आपने पढ़ा था कि रोमन एम्पायर के अंदर कॉन्स्टेंटाइन और डायक्लेशियन लास्ट बंदे थे जिन्होंने रोमन साम्राज्य की हिस्ट्री को पूरी तरीके से बदल के रख दिया था। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रोमन हिस्ट्री अगेन। और हम इस बार इस बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन को अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक आपने इतिहास कैसे पढ़ा? आपने इतिहास अभी तक पढ़ा होगा डॉक्यूमेंट के थ्रू, स्कल्पचर्स के थ्रू, पेंटिंग बुक के थ्रू, बिल्डिंग मटेरियल के थ्रू, टेक्सटाइल के थ्रू और पेंटिंग के थ्रू। मतलब पुराने ज़माने में इतिहास को पढ़ने के 2 ही तरीके होते थे। पुराने ज़माने में क्या, प्रेजेंट टाइम में भी यही तरीका होता है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें इतिहास पढ़ने के लिए सबसे पहले तो पूरी तरीके से टेक्सचुअल चीज़ों को देखना पड़ता है और उसके साथ साथ हमें मटेरियल रिमेन्स को देखना पड़ता है। एक होती है पाठ्य सामग्री और एक होती है पुरातत्व चीज़ें। जैसे पुरातत्व चीज़ों में बिल्डिंग हो गया, कॉइन्स हो गया, और उसके बाद मटेरियल रिमेन्स में कब्रें हो गई, आभूषण हो गया, मूर्ति हो गई, ये सब। और लिटरेचर में पार्ट में हो गया आपका मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, उसके बाद प्रिंटिंग बुक हो गया, पेंटिंग हो गया, है ना। ये सारी मटेरियल्स लिटरेचर पार्ट में थी। जब इन दोनों को आप मिला देते हैं, इन दोनों को जब आप मिला देते हैं तो मिलाने के बाद ये पूरी तरीके से कंप्लीट इतिहास बनता है। तो अब जब ये कंप्लीट इतिहास बनता है, देन फाइनली हमें समझ में आता है कि यहाँ पर इतिहास किस तरीके से यूज़ करा जाता है। ये बंदा था, इस बंदे का नाम जर्मन हिस्टोरियंस, बंदा तो नहीं बोलूँगा मैं, इनका लियोपोल्ड वॉन व्रैंके नाम था। और ऑफ कोर्स द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द हिस्ट्री वाज टू राइट अबाउट द स्टेट एंड पॉलिटिक्स यूजिंग द पेपर एंड फाइल ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इनका मानना ये था कि किस तरीके से अगर हमें किसी भी जगह का इतिहास पढ़ना है तो इतिहास पढ़ने के लिए हमारे सबसे पहली चिंता ये होनी चाहिए कि वहाँ के सरकारी विभागों के अंदर जो कागजात का इस्तेमाल करा गया है वो कौन से हैं, फाइलों के जो कागज इस्तेमाल करे गए हैं वो कौन से हैं, राजनीति के बारे में जो लिखा गया है वो कौन से हैं, बुक्स कौन सी पब्लिश करी गई है वो कौन से हैं, एक्स्ट्रा करते करते बहुत सारी चीज़ें। कहने का मतलब रैंके जी फोकस ये करते हैं कि अगर हमें इतिहास को पढ़ना चाहिए तो हमें डॉक्यूमेंट सबूत का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम इतिहास को कवर कर पाते हैं। और मेरा भी शुरुआती समय से यही मानना था। 10th क्लास में आपने पढ़ा, आपने यही समझा कि फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, रशिया की क्रांति कैसे हुई। उसके बाद आपने 10th में पढ़ा कि देश में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद कैसे आया, आपने ये पढ़ा। लेकिन आप ये नोटिस करोगे कि ये सारी बातें जो आपका ट्यूशन टीचर और आपका टीचर पढ़ाता होगा, तो आप जहाँ से ही पढ़ते होंगे, क्या वो टीचर वहाँ पे था? नहीं, उसके पास रिकॉर्ड्स आए, उन रिकॉर्ड्स को पब्लिश करा गया, उन रिकॉर्ड्स के हिसाब से हिस्ट्री को क्रिएट करा गया, समझ रहे हो। लेकिन एक व्यक्ति है जिन्होंने इस चीज़ को फील करा, उनका नाम था जैकब बर्कहार्ड करके नाम है। ये इतिहास की संस्कृति में उतना ही संबंध है जितना राजनीति से। इस बंदे ने क्या कहा, हिस्ट्री उतनी ही ज़्यादा कंसर्न है जितनी पॉलिटिक्स है, कल्चर
कैसे? एग्जाम्पल के लिए अकबर के टाइम पीरियड पे हमने जिन्न लाही बोला, अकबर के टाइम पीरियड पे अकबर ने हिंदू से शादी करी, अकबर के टाइम पीरियड पे बहुत सारे पॉलिटिकल अलायंस अच्छे बने इंडिया के अंदर। कारण क्या था? कारण ये था कि वहाँ पे कल्चर अगर इस तरीके से डेवलप हो रहा है तो वहाँ की राजनीति उस तरीके से होगी, इस तरीके से कल्चर वहाँ पे डेवलप हुआ। कहने का मतलब रैंकी जी ये बताते हैं अपनी बुक के अंदर द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन द इटली, इन्होंने बताया कि अगर पूरे के पूरे इतिहास के अंदर साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला अगर किसी भी कंट्री के अंदर समय के साथ साथ पैरेलली ये अच्छी है तो इसका मतलब ये है कि उस समय की राजनीति भी अच्छी होगी और उस समय के बड़े बड़े आर्टिशंस भी अच्छे होंगे। इन्होंने अपनी बुक द रेनेसां इन द इटली के अंदर ही बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से 15 सेंचुरी, 5th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी के बीच में जो भी रोम का इतिहास आया उसके अंदर बड़े बड़े इतिहासकर्ता हमें देखने को मिले और उसी टाइम पीरियड पे पॉलिटिकल सिचुएशन इन्होंने स्टडी नहीं करी। इन्होंने कहा कि अगर किसी भी देश के अंदर अगर कल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा, इसीलिए कल्चर का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता होगा। ये बहुत अच्छी बात बोली इस बंदे ने। तो इन्होंने पूरी तरीके से किस पे फोकस करा? रेनेसां के ऊपर फोकस करा। रेनेसां का मतलब होता है पुनर्जागरण काल। इसको अगर हमें शॉर्ट में पढ़ना है तो हम पढ़ सकते हैं रीबर्थ। ओके, अब रीबर्थ किसी भी चीज का हो सकता है। अब रीबर्थ ड्राइंग का भी हो सकता है कि उस समय रीबर्थ हुआ होगा, रीबर्थ पेंटिंग का भी हो सकता है ना, रीबर्थ किसी भी ईटीसी किसी भी चीज का, मूर्ति कला में, चित्रकला में, साहित्य कला के अंदर और उसके बाद घर के बनाने में, ऐसे ऐसे रीबर्थ हुए जो इतिहास में कभी नहीं हो पाए और उन्होंने इसी के ऊपर फोकस करने की कोशिश करी। इन्होंने बताया कि रोम का इतिहास ऐसा इतिहास था कि ऐसे बड़े बड़े हमें रेनेसांसिस्ट पीपल मिले जो इतिहास में पूरी दुनिया के अंदर ऐसे बन नहीं पाए। तो दोस्तों आइए पढ़ने की कोशिश करते हैं कि वेयर डिड द रेनेसां स्टार्ट। रेनेसां मतलब पुनर्जागरण काल शुरू कहाँ हुआ? क्या भारत में पुनर्जागरण काल शुरू हुआ होगा? अगर शुरू हुआ होगा तो इंडियन इतिहास हम पढ़ेंगे तो आपको वहां पे बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। 14th सेंचुरी 17th सेंचुरी के बीच में ऐसा कहा जाता है कि अर्बन कल्चर यानी कि शहरी संस्कृति जो है वो बहुत तेजी से डेवलप हो रही थी। लोग टाउन्स की जगह मतलब विलेज से टाउन की तरफ आने चालू हो गए थे। कस्बों के लोग ये सोचने लगे कि गांव के लोगों की तुलना में अधिक सभ्य हैं। ऑफ कोर्स जो लोग क्या कहते हैं टाउन्स में रहते हैं वो अपने आप को सोचते हैं कि गांव के लोग तो बेवकूफ़ हैं ही, वो मैं भी सोचता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे स्टेट्स जो थे ड्यूरिंग रेनेसां टाइम पीरियड में 14th से 17th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे नए नए कस्बे डेवलप होने लगे। जैसे इटली के अंदर फ्लोरेंस था, वेनिस था और रोम तो था ही था और इटली तो था ही था। ये बहुत तेज़ी से डेवलप होने लगे, पूरे के पूरे इलाके यहाँ पे डेवलप होने लगे और ये डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उस समय पे रिच और एरिस्टोक्रेसी क्लास जो था उस समय पे जो लेखक हैं बड़े बड़े उनका प्रोटेक्शन किया करते थे। जैसे कि हमने लियोनार्डो दा विंची के बारे में बुक में पढ़ना है और माइकल एंजेलो के बारे में भी बुक में हमें पढ़ना है। अब ऐसा ये कहा जाता है कि प्रिंटिंग प्रेस जैसी चीज़ें, मुद्रण संस्कृति जैसी चीज़ें, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, बड़े बड़े पेंटिंग, बड़े बड़े डोम्स का बनना, ये सारी चीज़ें उस समय में पॉलिटिकल पे ही डिपेंड हो रही थी और इसी वजह से ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुई होगी। तो यूरोप A new sense of history developed in Europe and people divided history as medieval and the modern। इतिहासकर्ता बताते हैं कि किस तरीके से रेनेसां काल पूरे इतिहास में रोम के अंदर शुरू हुआ था और ऐसा माना जाता है कि इतिहासकर्ता बताते हैं कि शायद से ये न्यू सेंस ऑफ कल्चर मॉडर्न में हुआ होगा या उस समय हुआ होगा या उस समय हुआ होगा। इसलिए अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग यहाँ पे क्या है, मतभेद है। यहाँ पर 15th सेंचुरी को मॉडर्न एज कहा गया और 4 to 14 सेंचुरी को मिडल एज कहा गया। इतिहासकर्ता मानते हैं कि या तो यहाँ डेवलपमेंट हुआ होगा और या तो यहाँ डेवलपमेंट हुआ होगा। डार्क एज 5 to 9 वाला टाइम पीरियड बोला जाता है। ये वही टाइम पीरियड है, आपको पता होगा 3rd सेंचुरी क्राइसिस के बाद पूरा का पूरा रोमन इतिहास धीरे धीरे खत्म होना चालू हो गया था। और 5 to 9 सेंचुरी का मतलब ये है कि रोमन उस समय अपने खत्म होने की कगार पे था। और रोमन के अंदर अगर आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रोमन के अंदर क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल हो गई थी, अगर क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल नहीं होती तो यहाँ पर भी इस्लाम धर्म आ जाता। इसीलिए डार्क एज बोला जाता है कि डार्क एज का मतलब होता है अंधकार युग, ऐसा युग जिस समय रोम के अंदर किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा। लेकिन अर्ली मिडल एज और लेट मिडल एज यानी कि 9 से 11वीं सेंचुरी और 11 से 14 सेंचुरी, ये वो टाइम पीरियड था जिसमें रोमन साम्राज्य के अंदर डेवलपमेंट हुआ होगा। अब जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, हम ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि डेवलपमेंट हर जगह पे हर सिचुएशन पे थोड़ा बहुत हुआ होगा और डेवलपमेंट किसी व्यक्ति ने करा होगा और ये व्यक्ति होगा जो रेनेसां कहते हैं, इसे रेनेनेंस बोलते हैं, कहीं रेनेसां बोलते हैं।
यानी कि इसका मतलब ये है कि ऐसे पुनर्जन्म कह रहा हूँ, पुनर्जागृत व्यक्ति हैं जो धरती पे आए रोम के अंदर, और उन्होंने वो करके दिखाया पहला इंडिया मतलब पूरे यूरोप के अंदर या पूरे रोम के अंदर जो कभी किसी ने किया ही नहीं, समझ रहे, कभी किसी ने नहीं करा और वो इन्होंने करके दिखाया। तो इसीलिए आपको टाइमलाइन समझने की ज़रूरत है। आप इसमें फोकस ही नहीं मत करना कि पहले वो डेवलपमेंट हुआ फिर वो डेवलपमेंट हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट हुआ और क्या क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ से द डेवलपमेंट इन साइंस एंड ज्योग्राफी broke old tradition notion of church like earth was the center of solar system and Mediterranean Sea was the center of the world। मतलब ये वही दौर था जिस समय पूरे रोमन साम्राज्य के अंदर 5th सेंचुरी से पहले बोला जाता था कि धरती का केंद्र पूरी तरीके से क्या है, धरती का केंद्र पूरी तरीके से क्या कहते हैं विज्ञान और भूगोल बहुत आगे बढ़ गया था। पृथ्वी के बारे में लोगों की सोच अलग हो गई थी। जैसे लोग कहते थे कि पृथ्वी सेंटर है और सूरज इसके सारे चक्कर लगाता है ना, ये गलत था। और उनका रोटेशन पॉइंट के बारे में भी हमारी मिथ गलत थी। और जैसे जैसे डेवलपमेंट रोम साम्राज्य के अंदर होता चला गया, लोगों को बाद में समझ में आया कि ऑफकोर्स अर्थ जो है वो बीच में नहीं है, सन यहाँ नहीं है, सन के साथ चारों चक्कर सब कुछ सारे के सारे ग्रह लगा रहे हैं। दूसरा मेडिटेरियन सी जो है, ये मेडिटेरियन सी है पूरी तरीके से, ये दुनिया का केंद्र पॉइंट नहीं है। लोगों को बाद में पता चला जब ऐसे ऐसे डेवलपमेंट रोम के अंदर होने चालू हो गए थे, लोगों को बाद में पता चला कि सन जो है, सूरज जो है वो मेन एक ग्रह है जिसके चारों तरफ हमारे सारे के सारे ग्रह घूम रहे हैं। उसके बाद लोगों को बाद में पता चला कि मेडिटेरियन सी दुनिया का मेन सेंटर नहीं है, टर्की के आसपास का सेंटर पूरी दुनिया का मेन सेंटर माना जाता है। तो इस तरीके से ये सारे मिथ जो है धीरे धीरे लोगों के मन में खत्म होने चालू हुए। अब ऐसा कहा जाता है कि अब बताइए कि फैक्टर दैट लीड टू द रिवाइव ऑफ द इटालियन सिटीज, और किस तरीके से क्या कारण बना होगा कि ये सारी की सारी चीजें रोम के अंदर ही क्यों शुरू हुई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू। ओके, सो यही चीज हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ से बचा था कि फैक्टर दैट लीड टू द राइवल ऑफ द इटालियन सिटीज। मतलब हमने जानने की कोशिश ये करनी थी कि अगर रेनेसां का टाइम पीरियड यानी कि ह्यूमैनिस्ट आइडिया जो था वो अगर कहीं ना कहीं इटली के अंदर शुरू हुआ तो इटली के अंदर शुरू होने के फैक्टर थे क्या। अब तो सबसे पहला रीजन बताया जाता है आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर द वेस्टर्न यूरोपियन वाज रिकंस्ट्रक्ट बाय द फ्यूडल बॉन्ड्स एंड यूनिफाइड अंडर द लैटिन चर्च। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एनसीईआरटी आपको बताने की कोशिश करती है वो यही है, मतलब जैसे ही रोम साम्राज्य का पतन होता है, रोम के अंदर सारे के सारे राजा खत्म हो जाते हैं, उसके बाद पूरी तरीके से रोम जो है ना वो फ्यूडल सोसाइटी के चीज़ों के अंदर बंध जाता है। और उसके बाद वहाँ पर कह सकता हूँ मैं जो लैटिन चर्च है उनके अंडर में सारी की सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलेगा। अब ये रिकंस्ट्रक्ट द फ्यूडल सोसाइटी के बारे में आपने पहले भी जो 3 ऑर्डर्स वाला चैप्टर था जिसमें हमने 3 वर्ग के बारे में पढ़ा था, वो पूरी तरीके से फ्यूडल सोसाइटी को बताने की कोशिश करता था कि किस तरीके से पूरे के पूरे क्या कहते हैं मतलब पूरी की पूरी ज़मीनों का मालिक राजा होता था, देन उसके बाद क्लर्जी होते थे, देन नोबिलिटी, और उसके बाद मिडिल क्लास पीपल होते थे। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हमें देखने को मिला कि रोमन साम्राज्य जैसे ही खत्म हुआ तो पूरी तरीके से फ्यूडल सोसाइटी लैटिन चर्च के अंडर कंट्रोल में आ गई थी। अब दूसरा यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप वेंट अंडर द रूल ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर, और जितना हमें ईस्टर्न यूरोप देखने को मिलता है ये ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है, अगर आप देखने की कोशिश करें वो बाइजेंटाइन एम्पायर के अंडर में जा चुका था। एंड इस्लाम वाज बिल्डिंग अ कॉमन सोसाइटी फर्दर द वेस्ट, और वेस्ट के हिस्से में अगर हम देखें जहाँ पे आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पूरी तरीके से वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी यानी कि मुस्लिम धर्म धीरे धीरे इवॉल्व होना चालू हो रहा था, और इसी वजह से यहाँ पे बिजनेसेस आने चालू हुए थे। तो 12वीं शताब्दी के अंदर अगर हम देखें तो मंगोलों का रूट कॉज क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ मंगोलिया जो थे चाइना से व्यापार करते थे, और मंगोलियों का पूरी तरीके से आक्रमण यहाँ पे ईस्ट यूरोप के पार्ट तक भी हो चुका था। इसीलिए ट्रेड जो है सिल्क रोड के थ्रू बढ़ने लग गया था 12वीं शताब्दी के अंदर, और इसी वजह से इटली के अंदर बहुत सारे रिच मर्चेंट पैदा होने चालू हो गए थे, और इटली एक तरीके से जीता जागता शहर बनने लग गया था बिजनेस के मामले में। कारण क्या है? कारण सिंपल सा बात आप ये समझेगा, जितने भी यूरोप के हिस्सों से अगर कोई भी जहाज कोई भी व्यापार होगा वो इटली से होता हुआ ही निकलेगा, और इटली की कोस्टल लाइन इतनी ज़्यादा बड़ी है ना कि उसको फ़ायदा होना ही होना होता है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं कह सकता हूँ रिच मर्चेंट और बैंकर्स इन शहरों के अंदर आना चालू हुए। इन लोगों ने कायदे कानून और बिजनेस के नियम बनाने चालू करे, और उसके बाद इनको बहुत बड़े लेवल पर पूरी तरीके से प्रॉफिट होने लग गया। अब ऐसा कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी के अंदर और 15वीं शताब्दी के अंदर यानी कि 14 और 15 टाइम पीरियड में 14 और 15 शताब्दी के अंदर
पूरे के पूरे इटली के अंदर क्या क्या बदलाव है क्विक से देखते हैं फटाफट, बाकी आप पूरा का पूरा क्या कहते हैं एनसीईआरटी इस चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये चीज जो टाइम लाइन है ना, ये पढ़नी आपके लिए जरूरी हो जाती है। कारण है कि बच्चे एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो पर इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप इन पे फोकस जरूर करिए। पहला, आप देखिए हमने ये वीडियो की शुरुआत में ही बताने की कोशिश करी थी कि 5th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी के बीच में हिस्टोरियंस के अलग अलग मतभेद थे। उन्होंने कहा था कि 5th से 14th सेंचुरी का टाइम पीरियड ये डार्क एज हो सकता है और 15th सेंचुरी के टाइम पीरियड के अंदर काफी ज्यादा हमें बदलाव देखने को मिले। इसलिए एनसीईआरटी बोलती है कि 14 to 15 सेंचुरी के अंदर बहुत सारे बदलाव हुए। जैसे 13th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे मानवतावाद सब्जेक्ट पढ़ाए जाने लगे और इनके कॉलेजेस बनने चालू हुए। पादवा यूनिवर्सिटी के अंदर, बोलोंगा यूनिवर्सिटी के अंदर, यहाँ पे नई नई यूनिवर्सिटीज बनी। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? ह्यूमैनिस्ट शब्द का पता होना आप लोगों को कि मानवतावाद क्या है। एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं बताया हुआ, ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं बताया हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या है इसके बारे में, थोड़ा सा मैंने अलग से रिसर्च करी है आपको बताने के लिए। लेकिन 13th सेंचुरी के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि इटली में नए नए कॉलेजेस शुरू हुए। दूसरा, यहाँ पे पैट्रिक लिखा हुआ है, ये देख सकते हो, फ्रांसिस्को पैट्रिका लिखा हुआ है। इन्होंने जो राज कवि है उसकी उपाधि इनको 1341 के अंदर मिली थी। फ्लोरेंस के अंदर एक फिर से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जैसे इटली में पादुआ के अंदर हुई तो 1300 समथिंग फ्लोरेंस में हुई। उसके बाद 1399 के अंदर एक कैंटरबरी टेल्स जो है बड़ी फेमस हुई जेफरी चार्ल्स की। अब कैंटरबरी टेल्स के बारे में ना मैंने ढूंढा। कैंटरबरी टेल्स का मतलब ये कहानियों का एक संग्रह है जिसमें बहुत सारे यात्री जो है एक पवित्र स्थान पे जाते हैं और उसके बाद उस पवित्र स्थान से वापस आते समय बहुत सारे लोगों ने अपने सभी लोगों को कहानियां सुनाई। हर किसी को 2-2 कहानी सुनाने का नियम बनाया गया और बताया गया कि जिसकी कहानी सबसे ज़्यादा अच्छी होगी उसको एक तरीके से लोग उसको एप्रिसिएशन देंगे, उसको पार्टी देंगे। तो कैंटरबरी टेल्स उस समय पे 120 कहानियां बनी थी और यहाँ पर जेफरी चार्ल्स करके इस बंदा था जिसने इस कैंटरबरी टेल्स को पूरी तरीके से पब्लिश करा, प्रकाशित करा। फिर लोगों को बहुत कुछ समझ में आया स्टोरी के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या इंस्पिरेशन जैसी चीजें थी। उसके बाद 1436 के अंदर यहाँ पे बुलनेशरी ने फ्लोरेंस के अंदर ड्यूमा का प्रतिरूप तैयार करा। ड्यूमा एक तरीके से वहाँ की इटली की पार्लियामेंट थी, उसको ड्यूमा कहा जाता है। तो उसकी जो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर होगा ना वो कैसे होगा ये इस बंदे ने तैयार करा था। उसके बाद 1454 के अंदर 1454 के अंदर गुटेनबर्ग ने मूवेबल टाइप यानी कि एक प्रिंटिंग प्रेस टाइप कुछ बनाया था जिसमें बाइबल जैसी चीज़ों को छापना शुरू कर दिया गया था। उसके बाद 1492 में एनसीईआरटी में इसके बारे में मेंशन नहीं है। कोलंबस जो है अमेरिका पहुंचा था, इधर के प्लेसेस पे पहुंचा था। उसके बाद 1400 कोलंबस अमेरिका पहुंच गया था। देन उसके बाद आप देख सकते हो लियोनार्डो, ये नीचे आना चाहता है एरो, लियोनार्डो ने द लास्ट सफर पेंटिंग बनाई थी। और उसके बाद 1512 के अंदर माइकल एंजेलो ने सिटीन चैपल की छत पर चित्र बनाए थे। ये विश्वविद्यालय चित्र के बारे में यहीं पे दिखा रखा है, ये चित्र बनाए थे और वो अमर हो गए थे। मतलब यहाँ पर जो एनसीईआरटी के अंदर है ना ये सारे टॉपिक कवर हुए हैं, लेकिन ये थॉरली आपको बताने के लिए था कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी थी और क्या क्या चीजें हमें समझनी थी। अब मैं आपको एक एक करके टॉपिक समझाता हूँ जिससे आपको बिल्कुल और क्लियर होता चला जाएगा कि क्या क्या चेंजेस हुए। सबसे पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा कि जो यूनिवर्सिटीज है जो पादुआ के अंदर बनाया गया, फ्लोरेंस के अंदर बनाया गया, उसके बाद वेनिस के अंदर यूनिवर्सिटीज बनाने की शुरुआत करी गई। तो इन यूनिवर्सिटीज का किस तरीके से रोल है ह्यूमनिज्म को फैलाने का, मानवतावाद फैलाने का, इनकी क्या भूमिका है, मानवता बोल लीजिए या मानवतावाद बोल लीजिए। तो बोलोंगना वो इटली के अंदर एक प्लेस है, वहाँ पे लीगल स्टडी जो है उसकी वैल्यू को समझा गया। प्रैक्टिकल और इंस्टीट्यूशन जो लॉ और राइट्स के ऊपर बात करेंगे, लीगलिटीज के ऊपर बात करेंगे, वैसी संस्थान जो है पहली बार पूरी तरीके से बोलोंगना के अंदर इटली के अंदर बनाने की शुरुआत करी गई। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे फ्रांसवा पैट्रिक जो है उन्होंने पूरी तरीके से परिवर्तन का प्रतिनिधित्व किया और प्राचीन लेखकों के गहन पढ़ने में महत्वता में बल दिया। कहने का मतलब सिंपल सा ये था, इस बंदे ने पता क्या करा, इस बंदे ने पूरी तरीके से फोकस ये करा कि क्योंकि इन्हें राजकवि की उपाधि दी गई थी, इन्होंने कहा कि अगर हमें सब्जेक्ट्स को पढ़ने की शुरुआत करनी है तो हमें कहीं ना कहीं ह्यूमनिज्म को पढ़ने की जरूरत है। और ह्यूमनिज्म को पढ़ने का मतलब सिंपल शब्दों में ये होता है कि मानवतावाद। जब कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी सब्जेक्ट पे काम कर रहा है और उसका इम्पैक्ट सिर्फ उसके ऊपर ना पड़े, समाज के सारे वर्गों पे इफेक्ट पड़े, उसे ह्यूमनिज्म कहा जाता है, उसको मानवतावाद कहा जाता है। इटली के अंदर जितने भी हमें रेनेसां पीपल मिले, जितने भी हमें परिवर्तित काल के लोग मिले, जिनका ऐसा कहा जाता है कि पुनर्जन्म हुआ,
उन लोगों ने जो भी कुछ काम करा उनका इम्पैक्ट सिर्फ उनकी ही लाइफ पे नहीं पड़ा, समाज के सभी वर्गों पे पड़ा। दैट इज वाई ह्यूमनिज्म सब्जेक्ट, ह्यूमैनिस्ट सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा गया। मानवतावाद लोग पूरी तरीके से इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से पढ़ के या आसपास के हिस्सों से पढ़ के ही निकले, जिन्होंने इटली नहीं बल्कि यूरोप के सारी कंट्री में इसका इम्पैक्ट डाला और समाज में बहुत असर हमें देखने को मिला। सिंपल शब्दों में हमें ये समझना है, जैसे कि क्योंकि ये राजकवि थे इसीलिए इन्होंने बताया कि हमें जो पिछले पास्ट के टाइम पीरियड पे जो लेखक थे उनको पढ़ने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है। इसी वजह से अब क्योंकि मैंने क्या कहा कि 15th सेंचुरी के अंदर जो टीचर्स थे, जो ग्रामर, उसके बाद रिदमिक पोएट्स, हिस्ट्री, फिलोसफी, ये जो भी पढ़ाते थे ना उनको हम ह्यूमैनिस्ट पीपल बोलते थे। ओके, ह्यूमैनिस्ट पीपल बोलते हैं। मैंने 15th सेंचुरी का एक एग्जांपल लिखा है। लैटिन शब्द के अंदर इसको ह्यूमैनिटा कहते हैं, ह्यूमैनिटा, और ह्यूमैनिटी से शब्द इसी से बना था। और उसके बाद कई साल पहले इसको असल में क्या कहते हैं, संस्कृत शब्द से ही लिया गया था। याद रखना, इसका मेन मकसद यही है बताने का कि भैया कोई भी चीज का डिस्कशन हो, डिबेट हो और उसके हिसाब से कोई कंक्लूजन निकले तो ही वो ह्यूमैनिस्ट कहलाएगा। सिंपल शब्दों में शब्द मानवतावाद है, लैटिन शब्द ह्यूमैनिस्टिया से लिया गया है, जिसका अर्थ सिसरो ने पहली बार इस्तेमाल करा था इटली के अंदर, जिसका मतलब उदार शिक्षा है। इसका वैल्यू बस यही बताने की कोशिश करी गई है कि अगर हम किसी भी चीज की स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, उसका इम्पैक्ट समाज के सभी हिस्सों पे होना चाहिए, सभी की मानवता के विकास के लिए होना चाहिए, सभी के ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। दैट इज वैसे ह्यूमनिज्म कहा गया है। और ह्यूमनिज्म के ऊपर देखो, इस चैप्टर के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, जितने भी लोग पढ़ेंगे, इन्होंने ऐसा काम करा जो समाज के सभी हिस्सों पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने बोलूंगा ना यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया, तो उसके अंदर जब यूनिवर्सिटीज बनी तो इसने ट्रेड और एजुकेशन के सेंटर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ पर जीटो जो है, उन्होंने बताया कि जीटो ने और दांते अल्हारी ने बताया कि अगर हमें किसी भी शहर के बारे में जानना है तो हमें वहां के लोगों के बारे में जानना जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ पे मानवतावाद के कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए, जैसे कि जीटो है, दांते अल्हारी है। इन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि अगर चाहे इटली की बात कर लीजिए, इंडिया की बात कर लीजिए, कहीं की बात कर लीजिए, अगर हमें वहाँ के लोगों के बारे में जानना है, वो शहर कैसा है, तो वहाँ के लोगों के बारे में जानकर ही पता चलता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल दूँ तो इंडिया के बारे में, अगर इंडिया का कोई भी पर्सन बाहर जाता है तो सभी लोग उनको इम्पोर्टेंट इसलिए देते हैं क्योंकि भाई हमारा देश डेमोक्रेसी के अंदर बहुत बड़ा देश है ना, और हम लोग वेलकमिंग पीपल ज़्यादा माने जाते हैं। तो सेम ऐसा ही इटली के अंदर भी ऐसा ही प्रोसीजर हमें देखने को मिला कि जो भी कोई अगर अपने सिटीजन्स को डेवलप कर रहा है तो इट मीन्स दैट वो शहर बहुत अच्छा ही होगा, बहुत बढ़िया ही होगा। तो ये कुछ ऐसे ही हमें ह्यूमैनिस्ट पीपल ने हमें ज्ञान दिया। जूटो ने जैसे कि एक पिक्चर बनाई थी, जूटो के अंदर ये एक ऐसी पिक्चर थी जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियलिटी पे बेस्ड है पिक्चर, ये है ना, लाइफ पोर्ट्रेट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत सारे दीज आर द रेवोल्यूशनरी आइडियाज attention in many other universities, particularly in the newly established universities in Patrick's own hometown of the Florence। अब उस टाइम पीरियड पे आप कह सकते हैं कि जो उस टाइम पीरियड पे आपके राजकवि माने जाते हैं पूरे के पूरे इटली के, वहाँ पे जितने भी कॉलेजेस खुल रहे थे स्पेशली फॉर फ्लोरेंस के अंदर, वो पूरी तरीके से बताते हैं कि एक शहर जो है वो उसकी जनता के द्वारा ही जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे दांते अल्हारी ये रिलीजियस थीम के ऊपर फोकस करते थे, और उसके बाद ज्यूटो ये पेंटिंग बनाते थे, लाइफ पेंटिंग बनाने की कोशिश करते थे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे रेनेसां पीपल हैं। रेनेसां हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बहुत सारे आर्ट के अंदर फेमस हो या मल्टी टैलेंटेड हो। From then it is developed as the most exciting intellectual cities in Italy and the center of artist creativity। और इसी के तहत जिस तरीके से रेनेसां काल ह्यूमनिज्म कॉलेजेस के बढ़ती हुई तादाद की वजह से बढ़ता चला गया, वैसे ही उनके शहर के अंदर डेवलपमेंट होते चले गए और उनके शहर के अंदर धीरे धीरे करके क्रिएटिविटी जैसी चीज़ें आने लग गई। और ऐसे ही जो बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड लोग थे जो एक ही स्किल में नहीं बल्कि बहुत सारे स्किल के अंदर फेमस होते हो या माहिर होते हो, ऐसे व्यक्ति को हम रेनेसां पीपल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्लोरेंस के अंदर भी एक व्यक्ति है जिन्होंने अपनी बुक ओरिएंटेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ द मैन, इसके ऊपर इन्होंने लिखने की कोशिश करी है और इन्होंने यहाँ पे लिखा ऑन द डिग्निटी ऑफ अ मैन। ये एक बुक लिखी है इन्होंने, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम मिरांदोला यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है, मिरांदोला। इन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर एक डिबेट लिखा, इन्होंने इस डिबेट के ऊपर भी फोकस करा। इन्होंने बताया कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो है उसका शरीर अलग है, दिमाग अलग है ना। उन्होंने मतलब एक अपनी खुद की ही आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करा और ये बुक जो है
ऑन द डिग्निटी ऑफ अ मैन, ये बहुत फेमस बुक है जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश करी कि वह लिखते हैं, वह क्या लिखते हैं, प्लूटो और अरस्तु के अनुसार सत्य की खोज करना और इसे प्राप्त करने के लिए वह हमेशा जुटे रहते हैं। उनका कहना था कि जहाँ तक हो सकता है विचार गोष्ठियों में जाना चाहिए और वाद विवाद करना चाहिए। उसी तरह जैसे मनुष्य को मजबूत बनाने के लिए कसरत की जरूरत है, दिमाग की ताकत को बढ़ाने के लिए शब्दों के दंगल में उतरने की जरूरत है, इससे दिमागी ताकत बढ़ने के साथ साथ और अधिक ओजस्वी होती जाती है। तो ये जो बुक्स लिख रहे हैं डिग्निटी ऑन द मैन, ये बताने की बस यही कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आत्मसम्मान जरूरी है इंसान के डेवलपमेंट के लिए, उसको बहुत गहराई में उतरना जरूरी है। अब ये बंदा अब उस टाइम पीरियड में चीजें क्यों लिखेगा, क्योंकि ये ह्यूमैनिस्ट पीपल है। ये बंदा पूरी तरीके से क्या कर रहा है, ये पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि समाज के उन वर्गों के ऊपर फोकस करा जाए जो ऐसी स्थिति से जूझ रहे हैं। तो ह्यूमनिज्म पीपल वही होते हैं जो समाज के सभी वर्गों के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे मिरांडोला इन्होंने एक थीम और थॉट लिखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब दूसरा ह्यूमैनिस्ट व्यू जो है हिस्ट्री का वो यही है जो अभी हमने पढ़ा ही, ये मैंने बता ही दिया अभी आपको इसको ट्रांसलेट करके कि मानवतावाद का मतलब यही होता है, ऐसी आस्था विश्वास रखना या दर्शन जिसमें मानव सत्ता स्वतंत्रता और अपने हित पक्ष के लिए ना सोचते हुए समाज के सभी लोगों के बारे में सोचता होगा, है ना। अब यहाँ पे दूसरा या फिर जो ह्यूमैनिस्ट लोगों ने क्या कहते हैं बताया कि सही मायने में पूरी की पूरी इटली के अंदर 14 शताब्दी से लेके 14 सेंचुरी वाला टाइम पीरियड जो था वो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जबकि 15 सेंचुरी वाले टाइम पीरियड में बहुत सारे ह्यूमैनिस्ट पीपल और रेनेसां काल के लोग आए थे। लेकिन ऐसा मानना बिल्कुल सही नहीं है। ये खुद ही एनसीईआरटी बोल देती है कि हिस्टोरियंस बताते हैं कि जिस तरीके से बहुत सारे हिस्टोरियंस ने रोमन साम्राज्य के खत्म होने के बाद समय का डिवीजन करा और बताया कि यही टाइम पीरियड रेनेसां काल का या ह्यूमनिज्म के लोगों का बिल्कुल ठीक था, ये बिल्कुल गलत है। वो कहते हैं कि इट सीम्स अनफेयर टू लेबल एनी पीरियड एज अ डार्क एज। आप किसी भी युग को अंधकार का युग नहीं कह सकते, ऐसा कहना बिल्कुल गलत माना जाता है। तो दोस्तों दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से जरूरी नहीं है कि पूरी तरीके से इटली के अंदर इटली के रहने वाले लोगों ने ही क्या कहते हैं रेनेसां टाइम पीरियड बनाया हो या ह्यूमैनिस्ट आइडियाज दिए हों। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अरब के अंदर रहने के बावजूद भी इटली के अंदर आए और इटली के अंदर उन्होंने बहुत सारे योगदान देने की शुरुआत करी। सो दैट इज वाई विज्ञान और दर्शन यानी कि साइंस एंड द फिलोसफी के अंदर अरब का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। अरब ट्रांसलेटर हु हैड केयरफुली प्रिजर्व्ड एंड ट्रांसलेटेड एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट। अब अरबी जो लोग थे ना, उन्होंने अपने टाइम पीरियड के अंदर जो भी कुछ लिखा पढ़ा समझा या उससे पहले के जो भी लोग थे उन्होंने अरब के अंदर अरबी में ट्रांसलेट करा और उसके बाद बहुत सारे काम को लोगों तक पहुंचाया। देन उसे इटालियन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करा गया और इटालियन लैंग्वेज को इटालियंस लोगों को उसके बारे में समझ में आया बाद में जाके। सो दोस्तों, सम यूरोपियंस रीड ग्रीक वर्ड्स इन अरेबिक ट्रांसलेशन सॉरी कुछ यूरोपीय अरबी अनुवाद को ग्रीक शब्द में पढ़ते हैं और ग्रीक अनुवादिक अरबी और फारसी विद्वान यूरोपीय भाषा में काम करते हैं। मतलब सम यूरोपियंस रीड ग्रीक वर्ड्स इन अरेबिक ट्रांसलेशन एंड द ग्रीक ट्रांसलेट इन अरेबिक एंड पर्शियन स्कॉलर वर्क इन द यूरोपियन लैंग्वेज। मतलब जिनको यूरोपियन नहीं आती है वो ग्रीक में पढ़ लेते हैं, जिनको ग्रीक नहीं आती है वो अरेबिक में पढ़ लेते हैं, अरेबिक नहीं आती तो मतलब ट्रांसलेशन हो गया था तो इस हिसाब से लोग पढ़ सकते थे। अब क्या क्या चीजें किस पे काम हो रखा था, नेचुरल साइंस पे, मैथमेटिशियंस पे, एस्ट्रोनॉमी पे, मेडिसिन पे, केमिस्ट्री पे, इन सब के ऊपर काम चल रहा था, इन सब पे काम हो रहा था उससे हजारों साल पहले भी। लेकिन जिनके पास सबूत थे, जिनके पास चीजें थी, उन्होंने उसके बारे में स्टडी करा और ढूंढा। एंड देन फाइनली उनमें से एक आता है टॉलेमी। टॉलेमी पहला बंदा था जिसने एक एस्ट्रोनॉमी था, उसने ग्रीक वर्ड के अंदर 140 CE यानी कि 0 से पीछे इस काम को बनाया था और उसको बाद में अरेबिक के अंदर अरेबियन लोगों ने उसको ट्रांसलेट करा था और उसके बाद इसका सही डेफिनेशन जो था बाद में आया। तो ऐसा कहा जाता है कि अरेबिक शब्द के अंदर जो अल शब्द आया है ना, वो टॉलेमी के द्वारा ही बनाया गया शब्द है। और दोस्तों टॉलेमी आप देख सकते हो उस समय पे पूरी तरीके से इजिप्ट के अंदर बॉर्न हुआ व्यक्ति है और रोम के एम्पायर के अंदर जाके ये मरा था। तो बहुत बड़ी बात है कि इसने भी उस टाइम पीरियड पे एस्ट्रोनॉमी के अंदर अपना योगदान दिया था। देन उसके बाद बहुत सारे मुस्लिम्स थे जिन्हें मैन ऑफ विजडम कहा जाता है, यानी कि इतालवी दुनिया का एक तरीके से महान पुरुष या ज्ञानी पुरुष समझा जाता है। उसमें से अल राजी है। अल राजी ने मेडिवल के अंदर इंसाइक्लोपीडिया का मतलब बहुत सारे शब्दकोश तैयार करे थे। बहुत बड़ी बात है, मैंने अगेन कहा ये लोग सारे ह्यूमनिज्म पीपल है, रेनेसां पीपल है। रेनेसां जो मल्टी टैलेंटेड बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर माहिर है। ह्यूमैनिस्ट लोग जिन्होंने अपने लिए काम नहीं करा पर समाज के सभी लोगों के लिए काम करा, तो ये ह्यूमैनिस्ट पीपल है। इब्न रुशिद जो बुकारो से बिलोंग करता है पर ये फिजिशियन है, जो अरब से बिलोंग करता था
लेकिन ये फिजिशियन, इसने बताया कि किस तरीके से शरीर के स्ट्रक्चर्स के ढांचों को ठीक करा जाता है। इब्न रुशद टाइम पीरियड देख सकते हो, फिलोसफी के अंदर और रिलीजियस फेथ और थीम के ऊपर इस बंदे ने काम करा। तो ह्यूमनिज्म रीच आउट टू द पीपल इन द वेराइटी ऑफ द वेज। अब ह्यूमनिज्म जो है लोगों के पास अलग अलग तरीके से पहुंचा। मैंने अगेन कहा मैथ्स के अंदर रामानुजन जो है पाई की वैल्यू निकाल के गया, तो वो भी एक मानवतावाद का ही निशान है, मानवतावाद की ही निशानी है। राइट्स ब्रदर कहते हैं कि एरोप्लेन उड़ा के चले गए, उससे पहले हमारे भारत के अंदर भी लोगों ने किया था, तो वो भी एक ह्यूमैनिस्ट था। मानवता को लेके, मानवता के हित को लेके कोई काम करना, वो एक ह्यूमनिज्म है। और उसके बाद ये अलग अलग चीज़ों के अंदर शुरुआत होती इसकी चली गई। अब यहाँ पे आर्ट्स एंड रिलीजन की बात करते हैं, आर्टिस्ट एंड रिलीजन। रिलीजन का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिलीजन का मतलब होता है, ये जनरली उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करा जाता है जब किसी भी आर्ट वर्क को, जैसे पेंटिंग को या किसी मूर्ति को या किसी पिक्चर को ऐसा रियलिस्टिक वे में दिखाने की कोशिश करी जाए, उसे रियलिज्म कहा जाता है। रियलिज्म का मतलब होता है यथार्थवाद, जैसा है वैसा का वैसा दिखना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये स्केच है, दुरूर का ये स्केच हमें देखने को मिलता है, जो उस समय पे इटली की एक पूरी तरीके से रिलीजियस थीम को दिखाने की कोशिश करता है। पर ये पेंटिंग ऐसी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि रियल हाथ हमें देखने को मिलता है इसमें। दूसरा, ह्यूमनिज्म का मतलब ऑफ कोर्स सिर्फ ये नहीं है कि एजुकेशन, आर्ट और मतलब एजुकेशन के थ्रू ही ह्यूमनिज्म को प्रमोट करना होता है। यानी कि जो भी ह्यूमनिस्ट पीपल हैं, सिर्फ वो एजुकेटेड ही नहीं है, बल्कि वो पेंटिंग में, आर्ट में, स्कल्पचर्स में, इन सब में भी ये लोग हमें देखने को मिलते हैं। जैसे एक इटालियन आर्टिस्ट है जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल पर अपनी क्या कहते हैं मूर्ति कला दिखाई थी इटली के अंदर, जो लाइफ लाइक स्टैचूज बनाते थे, जिन्हें हम दांते अल्हारी कहते हैं। तो ये स्टैचूज देख सकते हो, ऐसा बिल्कुल रियल ही लग रही है कि कोई इंसान बस खड़ा हुआ है, और उस टाइम पीरियड पे इन मूर्तियों को बनाया गया था उस बंदे के द्वारा। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि दांतो अल्हारी जो है उन्होंने इसको बनाया, क्रिएट करा। एंड देन उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि मानव की शरीर की चीड़ फाड़ करके और उसके ह्यूमन फिगर को बनाना और दिखाना कि देखो दिल ऐसा होता है, गुर्दा होता है ऐसा। मतलब पहले किसी को पता था, पहले तो दिल हम यूं बनाते थे, बट रियल में तो क्या कहते हैं दिल किसी और तरीके से होता है। तो ये जो बंदा है, इसने ही ये अपने चर्च के नीचे ढूंढ ढांड के, डेड बॉडीज को ढूंढ ढांड के इन चीज़ों को बताने की शुरुआत करी। एंड देन उसके बाद पेंटर्स बहुत सारे मिले जिन्होंने ऑयल पेंटिंग बनाई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 3 डायमेंशन का इस्तेमाल करके हम ऑयल पेंटिंग बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो लेक्चर सीरीज आगे बढ़ता है 4th पार्ट का, वो यहाँ से आर्किटेक्चर के बारे में बताया जाता है कि 15वीं शताब्दी के अंदर बहुत बड़े लेवल पर शानदार तरीके से स्पेक्ट्रल वे में हमने रोम की पहचान दी। जैसे यहीं से ही क्लासिकल आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई। अगर आप रोमन स्टाइल की पुरानी कला को देखें, जिस समय रोमन के घर, मंदिर, महल, राजाओं के घर, लोगों के रहने के स्थान बना करते थे, वो रोमन स्टाइल थी। लेकिन 15वीं सेंचुरी तक आते आते इस स्टाइल को क्लासिकल स्टाइल बोल दिया गया। और दोस्तों ये चीज़ पेपर के अंदर ज़रूर आती है, आपसे पेपर में पूछा जाता है कि बताइए रोमन इंपीरियल रोमन आर्ट ऑफ स्टाइल कैसी थी और क्लासिकल आर्किटेक्चरल स्टाइल कैसी थी, इन दोनों में अंतर क्या है? तो इन दोनों में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है, और वही चीज़ हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम माइकल एंजेलो है। इस व्यक्ति को ब्रिलियंट पेंटर कहा जाता है, स्कल्पचर्स मेकर कहा जाता है और आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। इस व्यक्ति ने अपनी फील्ड में वो काम करके दिखाया अपने जीवन के अंदर जो शायद से कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था। इस व्यक्ति ने वो काम करे और इसके काम के बाद ये व्यक्ति अमर हो गया। अब इसको ब्रिलियंट पेंटर, उसके बाद स्कल्पचर आर्टिस्ट क्यों, आर्किटेक्चर क्यों कहा जाता है? एग्जाम्पल के लिए इस व्यक्ति ने सबसे पहले तो माइकल एंजेलो ने सेंट पीटर बैलिस्टिका, लार्जेस्ट डोम ऑफ द बिल्डिंग, सेंट पीटर बैलिस्टिका, आप देख सकते हो लार्जेस्ट डोम है, और इसका डिजाइन जो था पूरी तरीके से किसने दिया? इस गुम्बद का डिजाइन माइकल एंजेलो ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोरेंस के अंदर इसे देखने को मिलता है। ये फेमस सिटी है, वेटिकन सिटी के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सेंट पीटर स्क्वायर, वो डिजाइन कराया गया था बेर्नी के द्वारा, लेकिन इसको बनाने का भी श्रेय माइकल एंजेलो को ही दिया जाता है। देन उसके बाद माइकल एंजेलो जैसे पेंटर बहुत अच्छे थे, तो यहाँ पर सिस्टी चैपल करके एक चर्च है, उसके इंटीरियर वॉल के अंदर इस तरीके की पेंटिंग बनाना सबसे पहले शुरुआत हुई थी क्लासिकल आर्ट ऑफ स्टाइल के बारे में। वो पहले रोम के अंदर ऐसा नहीं होता था, बट इस व्यक्ति ने सबसे पहले शुरुआत करी। तो इसीलिए आप कुछ ऐसी द क्रिएशन ऑफ एडम के बारे में आप पेंटिंग्स देखोगे, और वो पेंटिंग उस टाइम पीरियड पे आर्ट का एक नमूना था जो उस टाइम पीरियड पे लोगों ने बनानी शुरू करी, जो पहले रोमन स्टाइल में नहीं थी। दूसरा है जो स्कल्पचर है द पाइटा, इसे बोलते हैं पाइटा, मार्बल से बनाया गया एक स्टैचू है जिसमें दिखाया गया था किस तरीके से जीसस को सूली से उतारा गया था और उनकी माँ मरियम जो थी उनको लेके बैठी हुई थी, और ये स्कल्पचर ऐसा बनाया गया जैसे लगता है बिल्कुल रियलिस्टिक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये चीज़ बड़ी ही ज़्यादा फेमस हुई थी माइकल एंजेलो के द्वारा। तो
और उसके अलावा एक और फ्लोरिडा के अंदर थे जिन्होंने बुर्नेशली बोलते हैं, फिलिपो बुर्नेशली, और इन्होंने भी क्या कहते हैं, आप देख सकते हो ये डोम बनाया था, ये बैलिस्टाई का डोम जो डिज़ाइन करा गया था इनके द्वारा, माइकल एंजेलो के द्वारा, लेकिन इस डोम को बनाने का श्रेय उन्हीं को ही दिया जाता है। तो थोड़ा सा आपने इस पर भी फोकस कर लेना है। नेक्स्ट जिन्हें बोलते हैं वो है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची एक ऐसे रियलिज्म और प्रोस्पेक्टिव व्यक्ति हैं जो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा कह सकता हूँ एक्यूरेट है। लियोनार्डो दा विंची जिन्होंने ह्यूमन एटॉमी से लेके एक्यूरेट पॉसिबल चीज़ें सारी सीखी है, जैसे कि वो किन किन चीज़ों के अंदर मतलब फेमस थे, जैसे कि वो शारीरिक संरचना, गणित, कला, मूर्ति कला, चित्रकार, वनस्पति विज्ञान, इन सभी के अंदर ये सारे के सारे टैलेंट थे। तो इसे ऐसे व्यक्ति को हम रेनेसां कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो कई चीज़ों के अंदर रुचि रखता हो उसे रेनेसां कहा जाता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब क्योंकि ये तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ों को जानता था, मैथ्स को जानता था, एस्ट्रोनॉमी को जानता था, साइंस को जानता था, उसके बाद फिजिशियंस को जानता था, देन नेचुरल साइंस जानता था, उसके अलावा 18 सब्जेक्ट में उनको महारत हासिल की, आर्किटेक्चर बहुत अच्छे थे ये, उनको एटोनॉमी बहुत अच्छी आती थी, एंड देन उसके बाद उनकी पेंटिंग बहुत अच्छी थी, उसके बाद स्कल्पचर लेवल भी बहुत अच्छे माने जाते थे वो। उनमें से एक जीता जाता है एग्जाम्पल मोनालिसा की पेंटिंग है, जो आज की डेट में दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई। एंड उसके बाद लास्ट सफर पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई। तो उन्हें हम रेनेसां व्यक्ति कह सकते हैं दोस्तों। उसके बाद एटमी शरीर के विज्ञान के बारे में जानना, उसके बाद मानव शास्त्र को जानना, एंड देन फ्लाइंग मशीन, मिरर राइटिंग, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ही ईजाद करी थी, और दैट इज़ वाई हम इनको एक रेनेसां पीपल कह सकते हैं। तो ये वो सारे लोग थे जिन्होंने इटली को बहुत सुप्रीम लेवल पे लेके जाने की शुरुआत करी। तो दोस्तों आप बात करने जा रहे हैं हम लोग, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पूरा चैप्टर फोकस है रेनेसां पीपल के ऊपर और ह्यूमनिस्ट पीपल के ऊपर। ह्यूमनिस्ट पीपल मानवतावाद उसका हिंदी में ट्रांसलेशन है, और मैंने आपको बताया था कि ये वो लोग होते हैं जो समाज में अपने लिए काम नहीं करते, समाज में सभी लोगों के लिए काम करते हैं, और ऐसे लोगों को ह्यूमनिस्ट कहा गया है। तो उनमें से एक ह्यूमनिस्ट पीपल है जिन्होंने आइडिया जो था यूरोप से लिया। असल में प्रिंटिंग कल्चर की शुरुआत चाइना के अंदर हुई थी, और चाइना के बाद फिर ये चीज़ धीरे धीरे करके पूरी तरीके से इटली में पहुंची मार्को पोलो के द्वारा। और मार्को पोलो ने उसके बाद जोनेस गुटेनबर्ग जो जर्मन के थे, उन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस जो थी शुरुआत कर दी, और 150 कॉपी बाइबल की इन्होंने 1455 के अंदर छाप के दिखाई। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरीके से ऐसा काम करते हैं इन लोगों ने कि इसे ह्यूमनिस्ट बोला जा सकता है। असल में देखिए कि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत सबसे पहले वुड ब्लॉक्स में होती है। जैसे कि लड़कियों के हाथ में आपने कभी मेहंदी लगी हुई देखी होगी, तो जो मेहंदी होती है ना, एक वुड ब्लॉक्स का होता था। उसमें क्या होता था कि आप पूरी तरीके से उसको हाथ पे एक ही बारी में एक जैसा डिजाइन किसी में प्रिंट मार सकते थे। तो ऐसा वुड ब्लॉक का सिस्टम उस टाइम पीरियड पे था, लेकिन धीरे धीरे करते करते जब पेजेस को छापने की बारी आई, लिखने की बारी आई, तो वो उस समय पे ऐसा सभी के पास अवेलेबल नहीं था। लेकिन जोनेस गुटेनबर्ग जो उस टाइम पीरियड पे पूरी तरीके से जर्मन से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने इस चीज को सबसे पहले क्या कहते हैं, जो टाइपिंग प्रिंटिंग प्रेस बोल सकते हैं, उसकी शुरुआत इन्होंने करी। अब जोनेस गुटेनबर्ग देख सकते हो, ये पूरी तरीके से इनका नाम कुछ ज्यादा ही बड़ा है। होली रोमन एम्पायर के अंदर ये पैदा हुए थे, और रोम के अंदर इन्होंने पूरी तरीके से प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करी। अब ऑल क्लासिकल टेक्स्ट्स इन लैटिन, शुरुआती समय में रोम के अंदर लैटिन लैंग्वेज एज एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थे, सभी को पता है। अगर आपने रोम वाला चैप्टर पढ़ा हो तो उस समय पे जितनी भी सारी बुक जो 1500 शताब्दी के अंदर एडी में इटली के अंदर जो सिलेक्टेड लोगों के पास होती थी, अब उसको भी प्रिंट किया जा सकता था। दीज आइडिया, ओपिनियन एंड द इंफॉर्मेशन स्प्रेड वाइडली एंड रैपिडली, क्योंकि जब टेक्स्ट बुक सिलेक्टेड लोगों के पास होती थी तो उस समय पे आइडिया उस समय पे स्प्रेड नहीं हो पाता था। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी स्टोरीज है, जो भी कहानियां है, जो भी इनोवेशन है, जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी आप कह सकते हैं कि अब बुकों में प्रिंट होनी चालू हो गई। द प्रिंटेड बुक वॉज द चीफ फैक्टर टू स्प्रेड द ह्यूमनिस्ट कल्चर क्विकली अक्रॉस। और आपको पता है कि ह्यूमनिस्ट कल्चर यानी कि यही जो उद्देश्य जोनेस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग मशीन को प्रिंट करके बनाने की शुरुआत करी, यही उद्देश्य पूरे के पूरे यूरोप के अंदर फैलाना चाहते थे, और इस तरीके से कल्चर भी डेवलप हुआ। अब आप देखेंगे कि इस राइटिंग कल्चर्स के बेनिफिट्स क्या हुए। देखो, इट वाज पॉसिबल टू बाय देम, जब बुक प्रिंट होगी तो स्टूडेंट जो उसे बाय कर सकता है, और उसको किसी एक पे लेक्चर के नोट्स पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। जैसे संडे चर्च होता था, ओल्ड टेस्टिमोनियल्स पढ़ाए जाते थे, और पढ़ाने के बाद जो सामने वाला बंदा पढ़ा रहा है सिर्फ हमें लगता था कि वही चीज सच है, और ऐसा अब नहीं होगा। प्रिंटिंग प्रेस से क्या होगा, आइडिया, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से पहले की कंपैरिजन में बहुत तेजी से मूव होंगे। उसके बाद अ प्रिंटेड बुक प्रमोटिंग न्यू आइडियाज कुड क्विकली रीच हंड्रेड्स ऑफ रीडर्स।
अब यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो बहुत तेजी से लोगों के पास पहुंचेगी और इसका हमें यही फायदा होगा। दिस ऑल्सो मेड इट पॉसिबल फॉर द इंडिविजुअल टू रीड, अगर किसी के पास बुक होगी तो खुद भी पढ़ सकता है वो बंदा, सिंस इट वॉज पॉसिबल टू बाय कॉपीज फॉर वन सेल्फ, और ऑफकोर्स आप खुद भी कॉपी कर सकते हैं। इससे रीडिंग की हैबिट जो है लोगों के बीच में वो भी डेवलप होनी चालू हो जाएगी। तो प्रिंटिंग प्रेस उस टाइम पीरियड पे आइडिया के अंदर एक ह्यूमैनिस्ट कल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि आपने लियोनार्डो दा विंची के बारे में और उसके बाद माइकल एंजेलो के बारे में भी आपने पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा था। अब प्रिंटिंग कल्चर की वजह से नए कॉन्सेप्ट आए जो पूरी तरीके से अलग अलग लोगों ने दिए। जैसे कि आपकी बुक के अंदर फ्रांसिस्को बारबोरो के बारे में दे रखा है और लोरेंजो वाला के बारे में इन्होंने एक छोटी सी स्टेटमेंट दी है। इन्होंने बताया कि जिस समय प्रिंटिंग बुक लोगों के सामने आ गई तो इन लोगों ने अपनी प्रिंटिंग बुक के अंदर कुछ अपने विचार रखने की शुरुआत करी। जैसे कि फ्रांसिस्को बारो, उन्होंने बताया कि अपनी एक बुक है ऑन द गुड एंड द ऑनरेबल एक्वेशन ऑफ द वेल्थ। उन्होंने बताया कि धन प्राप्ति करने का एक जो तरीका है वो कितना ज्यादा विवादपूर्ण हो सकता है, या किसी भी संपत्ति को ग्रहण करने का जो तरीका होता है उसमें बहुत अच्छा आइडिया लगता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए जब रोमन कल्चर के अंदर पॉप की स्टैब्लिशमेंट हो रही थी तो उस टाइम पीरियड पे चर्च के मालिक को हमने पॉप के रूप में या क्लर्जी के रूप में देखा, लेकिन बाद में जाके ये सारी की सारी वेल्थ इन्हीं के अंडर में आ गई। ये बाद में प्रोविजन बनने की शुरुआत हुई कि भाई अभी डिपेंड करेगा कंट्री के अंदर कि वो राजा को इंपॉर्टेंट मानते हैं या चर्च को इंपॉर्टेंट मानते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है इन्होंने अपनी बुक के अंदर ऑन द गुड एंड द ऑनरेबल इक्वेशन ऑफ द वेल्थ, इसमें उन्होंने यही बताने की शुरुआत करी कि धन प्राप्ति करना एक गुण के समान माना जाता है। दूसरा है लोरेंजो वेला, इन्होंने अपने बुक ऑन प्लेजर में बताने की कोशिश करी है, हु बिलीव दैट द स्टडी ऑफ हिस्ट्री लीड द मैन टू स्ट्रीव फॉर द लाइफ ऑफ द परफेक्शन, क्रिटिसाइज द क्रिश्चियंस इन जस्टिशन अगेंस्ट द प्लेजर। अब इन्होंने बताया कि ऑन प्लेजर के अंदर किस तरीके से जो लैटिन चर्च है वो किस तरीके से अपने खुद के फायदे के लिए, खुद के बेनिफिट्स के लिए किस तरीके से अपने सुखों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी इन्होंने अपनी बुक के अंदर बताया। और दूसरा एक और है निकोलो मैकविलेन, जो भी इनका नाम आ रहा है अगर आप देखें तो इसमें भी इन्होंने अपनी क्या कहते हैं दी प्रिंस करके इनकी एक बुक है, इन्होंने प्रिंट करी थी और उसमें उन्होंने क्या बताया, सभी मनुष्य बुरे हैं और वे अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि कुछ हद तक मनुष्यों की इच्छाएं अपूर्ण रह जाती है। और इन्होंने दिखाया कि इसके पीछे प्रमुख कारण यह है कि मनुष्य अपने समस्त कार्यों में अपना स्वार्थ देखना चाहता है। अब मतलब जो भी बुकें प्रिंट हुई तो ये बुकों के अंदर हर किसी ने अपनी अपनी राय देने की शुरुआत करी। हमारे इंडिया के अंदर इसके 300 साल के बाद हमारे इंडिया के अंदर बुकें जो है वो प्रिंट होनी चालू हुई थी, क्योंकि यहाँ 1400 और 1800 के टाइम पीरियड में जाके हमें देखने को मिला था। तो ये वैसे तो आप इसमें फोकस ना भी करें तो चलेगा, लेकिन बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी के अंदर ये छोटी छोटी डिटेल्स जो है दी जाती है, पर हिस्ट्री के अंदर बच्चा पढ़ता नहीं है, उसे समझ में नहीं आ पाता, कॉन्सेप्ट ही समझ में आता है कि किस हिसाब से इसे दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि प्रिंटिंग कल्चर बहुत तेजी से आ चुका था तो महिलाओं का रोल भी एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी तरीके से दिया। अब महिलाओं का रोल गरीब फैमिली के अंदर और अमीर फैमिली के अंदर अलग अलग देखने को मिलता है। मेन फॉर द एरिस्टोक्रेसी फैमिली लीड टू पब्लिक लाइफ एंड वर डिसीजन मेकर्स ऑफ देयर फैमिली। अगर हम अमीर और अभिजात वर्ग की फैमिली में देखें तो उसमें डिसीजन मेकिंग पावर फीमेल्स की होती थी, जबकि अपने रोमन एम्पायर के अंदर देखा था कि ज़्यादातर छोटी क्लास के लोगों को स्लेव्स बना दिया जाता था, उनसे बच्चे पैदा करवाए जाते थे और कहा जाता था कि आपको पूरी तरीके से बच्चे पैदा करके और ज़्यादा गुलामी प्रथा को जो है बढ़ाना है वगैरह वगैरह, ये एक चीज़ हमें देखने को मिली थी। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ द एस्पिरेशन ऑफ द वुमेन, मतलब एस्पिरेशन ऑफ द वुमेन का अंदर मतलब क्या, कंडीशन, स्थिति या महत्वाकांक्षाएं महिलाओं की कैसी थी, तो वो वेरी करती है समाज के अंदर। जिन लोगों के पास प्रिंटिंग कल्चर आया, लोग पढ़े लिखे समझदार बने, तो ऑफकोर्स उन लोगों का मैं कह सकता हूँ कि उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आपकी एनसीईआरटी में कुछ कुछ वुमेन्स की कंडीशन दे रखी है, जैसे एरिस्टोक्रेसी मर्चेंट फैमिली के अंदर देखा गया कि वुमेन्स जो है उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। दे एसेट देयर हस्बैंड इन अ रनिंग ऑफ द बिजनेस, वो अपनी क्या कहते हैं हस्बैंड के लिए एक एसेट का काम कर रही हैं। उनके हस्बैंड अगर जॉब के या किसी तलाश में बाहर चले गए हैं तो उनकी जगह पे वो अपने बिजनेस को चला रही हैं। जैसे कि बहुत सारी मानवतावादी वुमेन्स भी हमने देखी। अगेन मानवतावादी मैंने कहा, ऐसे कुछ एग्जाम्पल जो समाज के अंदर दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हों, वो है एग्जाम्पल। जैसे कि कैसेंड्रा फेडाल करके इनका नाम है, इनका पूरा फोकस रहा
जर्नल रिगार्डिंग फॉर द एजुकेशन। इन्होंने पूरी तरीके से क्या फोकस करा, इन्होंने फोकस करा कि जो वुमेन्स प्रिंटिंग कल्चर होने के बाद भी उन लोगों को एजुकेशन शिक्षा नहीं मिल रही है, उनको शिक्षा मिलनी जरूरी होनी चाहिए। फेदाल हु क्रिटिसाइज रिपब्लिक फॉर क्रिएटिंग हाईली लिमिटेड लिबर्टी दैट फेवर्ड वाइस टू द मैन ओवर दोस फॉर द वुमेन। उन्होंने एक देखो, ये भी एक मानवतावादी वुमेन थी। इन्होंने बताया कि सही मायने में जो समाज है रोम का, वो ज्यादातर मेन की तरफ फोकस कर रहा है, उनके अधिकार की तरफ, उनके राइट्स की तरफ, उनके कल्चर की तरफ, मतलब उनको ज्यादा एम्पावर कर रहा है, जबकि उन्हें वुमेन की तरफ भी देखना चाहिए ताकि वो भी रोमन रिपब्लिक के अंदर अपनी इच्छाओं को दिखा सके। दूसरा एग्जाम्पल है इसाबेला द स्ट्रेट। ये एक ऐसी लेडी है जिन्होंने अपने हस्बैंड के जाने के बाद पूरी तरीके से पूरे के पूरे एक साम्राज्य पर भी राज करा था। ये साम्राज्य आप देख सकते हो, यहाँ पे मोंटुआ साम्राज्य यहाँ पे दिखा हुआ है। ये इनके हस्बैंड है। ड्यूरिंग द फ्रांसिस्को एब्सेंस, Mantua was governed by his wife Isabella the Street, who had married on 12 फरवरी 1490। ये थोड़ा सा मैंने कहीं और से ढूंढ के निकाला है। अंडर दिस रीजन Mantua knew the great age of culture, splendor with the pleasure in the cities of the artist। ये वो दौर था जिस टाइम पीरियड पे इन लेडी ने राज करा। जैसे हमारे इंडिया के अंदर पहली ऐसी लेडी बनी थी जिन्हें हम प्रभावती गुप्ता कहते हैं, चंद्रगुप्ता की बेटी थी वो, और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, लेकिन प्रभावती गुप्ता ने फिर पूरा का पूरा साम्राज्य चलाया। वो हमारे इंडिया के अंदर एक ऐसा ही जीता था, अपना एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल था। लेकिन ऐसा ही इसाबेला द स्ट्रीट जो है वो अपने हस्बैंड के एब्सेंस में पूरा का पूरा स्टेट चला रही है, और वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट जो थे उनका डेवलपमेंट भी हुआ, तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे एक और है जिन्हें हम बल्तजार कहते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है। इन्होंने भी एक चीज बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से महिलाएं जो होती है ना, सॉफ्ट कोमल की होती है, काइंड हार्टेड की होती है, उन्हें समाज स्टैब्लिशमेंट करना थोड़ा सा अलग तरीके से आता है। तो इसमें थोड़ी सी वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगेन मैंने क्या कहा, अब यहाँ पे एनसीईआरटी ना आपसे क्वेश्चन पूछ लेती है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अपने दिमाग से, अगर आपने थोड़ी जब पढ़ेंगे बुक्स को, तो आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? महिलाओं की आकांक्षाओं के संदर्भ में एक महिला फिदेल और एक पुरुष, जो अभी हमने बल्तजार के बारे में पढ़ा, ये उनका नाम थोड़ा सा आगे दे रखा है, द्वारा अभिव्यक्त भावों की तुलना कीजिए। उन लोगों की सोच में क्या महिलाओं का एक निषिद्ध वर्ग ही था? मतलब इन दोनों की सोच में महिलाओं को लेके क्या डिफरेंस है, हमें ये बताना है इसके अंदर। और जब आप एक्सप्रेशन ऑफ वुमेन पढ़ेंगे तो बल्तजार का स्टेटमेंट जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बल्तजार का स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरीके से वुमेन्स के गुणों के ऊपर, उनके लाइफस्टाइल के ऊपर है। क्यों बना ये? क्योंकि अगेन मैंने कहा प्रिंटिंग कल्चर नहीं आता तो ये सारे डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलते। अब प्रिंटिंग कल्चर आया तो पूरे के पूरे इटली के अंदर बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। उसके बारे में हम कब पढ़ेंगे, उसके बारे में हम अगली क्लास के अंदर अगले लेक्चर सीरीज में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अब चेंजेस विद इन द क्रिश्चियनिटी, दोस्तों ये चीज क्या है? अब जैसे जैसे प्रिंटिंग कल्चर 1400 के बाद पूरे के पूरे इटली में फैलना चालू हो गया, तो क्रिश्चियनिटी धर्म जो लैटिन चर्च पूरे इटली के अंदर था, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठने की शुरुआत हो गई, और वहीं से कहानी पूरे के पूरे रोमन एम्पायर की और इटली के अंदर लैटिन चर्च, लैटिन पॉप्स, क्लर्जी की लाइफ, इन सब पे बड़े बड़े क्वेश्चंस आने चालू हो गए। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, हमने पहले भी समझा था कि यूरोप के अंदर जो भी यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ के जो भी स्कॉलर्स थे, उन्होंने ह्यूमैनिस्ट आइडिया के ऊपर फोकस करना चालू करा था। 15 से 16 शताब्दी के बीच में हमने पूरा का पूरा चार्ट देख लिया था। अब यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे they called it on the Christians to practice religious in the way laid down in the ancient texts of their religions, discarding unnecessary rituals which they condemned as later addition to the simple religion। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से चर्च शुरुआती समय में, जो लैटिन चर्च था, वो शुरुआती समय में जब ये धर्म बन रहे होंगे या इन रिचुअल्स को बनाया जा रहा होगा, तो शुरुआती समय में बड़े आसान थे। लेकिन बाद में इन चीज़ों के अंदर क्रिश्चियनिटी के रिचुअल्स को, मीनिंगलेस रिचुअल्स को एडिशन डाला गया, और डायरेक्टली कहा गया कि क्रिश्चियंस इसको फॉलो करेंगे। और ऑफ कोर्स ये सारी की सारी चीज़ें एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर मेंशन नहीं थी, उन्होंने इस चीज़ को डिस्कार्ड करा। डिस्कार्ड क्यों करा? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि लोगों का शुरुआती समय में ये मानना था कि जो पूरे के पूरे धरती पे पाप बढ़ रहा है, आपके गुनाहों की वजह से बढ़ रहा है, या पूरे के पूरे धरती का जो सेंटर है वो इटली माना जाता है। ऐसा बहुत सारी मिथ वाली थ्योरी चल रही थी। एग्जाम्पल के जो सन है वो पूरी की पूरी तरीके से, मतलब पृथ्वी जो है वो पूरे के पूरे यूनिवर्स का केंद्र माना जाता है, सेंटर माना जाता है। ये उस समय पे चर्च बताया करता था, क्योंकि प्रिंटिंग कल्चर नहीं था, और लोगों के थॉट्स और आइडियाज अगर बन भी रहे थे तो पता कैसे करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे, या किसी ने बहुत टाइम पहले कुछ लिखा भी हो तो पता कैसे चलेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उस समय पे इवॉल्व हो रहे थे, और वहाँ पे थॉमस मोर और एरेमस करके दो बड़े क्या कहते हैं ह्यूमैनिस्ट आइडिया वाले पीपल हैं,
जिन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चंस करने की शुरुआत करी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि द चर्च जो है ना वो पूरी तरीके से कंट्री के अंदर एक ऐसा लालची और कपटी और मैं कह सकता हूँ ज़बरदस्त वसूली करने वाला केंद्र बन चुका है, जो कहीं ना कहीं लोगों से एक्सटॉर्शन और पूरी तरीके से जो लालचपन है वो दिखाने की कोशिश करता है इटली के अंदर। कैसे कोशिश करता है, जिसका नंबर 1 एग्जाम्पल बना इंडल्जेंस। इसको क्या बोलते हैं, वन ऑफ द फेवरेट मेथड ऑफ द क्लर्जी वाज टू सेल इंडल्जेंस। इंडल्जेंस का मतलब है पाप स्वीकृति पत्र। पाप स्वीकृति पत्र एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो कोई भी व्यक्ति अपने पापों को, गुनाहों को कम करने के लिए मार्केट से खरीद सकता है, और खरीदने के बाद वो अपने गुनाहों के बर्डन से, बोझ से उतर सकता है, कम हो सकता है, और उसके बाद पूरी तरीके से वो क्या करेगा, पूरी तरीके से वो जाएगा, इस चीज़ को खरीदेगा। और ये पत्र जो है चर्च के लोग ही सेल करते थे, और इस तरीके से चर्च जो है, क्लर्जी, वो पैसे कमाया करते थे, जबकि ये सही तरीका नहीं था लैटिन चर्च के लोगों का, जो उस समय पे कैथोलिक चर्च फॉलो कर रहे थे। ये एक तरीके का कमिटेड ही था जो गलत काम उस समय चर्च कर रहा है। दूसरा यहाँ पे यही चीज बोली जाती थी कि ये जो टैक्स है, पीजेंट, कॉमन मैन एंड प्रिंसेस बिकम टू रिबल against tax imposed by the church and their increasing interference in the work of the state। मतलब कैसे धीरे धीरे ये देखा गया कि थर्ड कैटेगरी के लोगों को ही टैक्स पे करना पड़ रहा है, सेकंड कैटेगरी के लोग टैक्स पे नहीं कर रहे। राजा ये देख रहा था कि किस तरीके से अगर मुझे अपना साम्राज्य चलाना है तो उसमें चर्च का इंटरफेरेंस भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तो इसीलिए धीरे धीरे जो कैथोलिक चर्च के खिलाफ लोग आके खड़े होने लग गए। इवन एक डॉक्यूमेंट निकाला गया बहुत टाइम पहले, ह्यूमैनिस्ट ने इसको पॉइंट आउट करा और बताया कि क्लर्जी लोग जो कैथोलिक चर्च के हेड हैं वो मानते हैं कि उस समय पे जो जुडिशियल और फिक्शुअल पावर थी, मतलब न्यायिक व्यवस्था को लेके और फिक्शुअल पावर यानी कि पैसे की व्यवस्था को लेकर एक क्या कहते हैं डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन का एक पत्र है, जिसमें ये माना जाता है कि चर्च को इशू करा गया था कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा कि ऑफ कोर्स चर्च ऑफिशियल होंगे और चर्च के अंदर जो कैथोलिक चर्च होंगे उसमें पूरी तरीके से क्लर्जी हेड होगा और वो समाज के अंदर थोड़ी बहुत जुडिशियल एक्टिविटी और पैसों से संबंधित अधिकार को रख सकता है। अब ये चीज बहुत टाइम पहले जब कॉन्स्टेंटाइन ने लिखी होगी या बनाई होगी तो उसमें प्रिंटिंग कल्चर तो था नहीं। अब प्रिंटिंग कल्चर नहीं था तो इसी वजह से कॉन्स्टेंटाइन वही व्यक्ति था जिसने क्रिश्चियन धर्म को ऑफिशियल करा था पूरे के पूरे इटली के अंदर। अब लोगों का मानना यह था कि अगर डोनेशन पत्र खुद कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा रिलीज हुआ है तो ऑफ कोर्स ये सच ही होगा, लेकिन आज की डेट में भी बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या डोनेशन ऑफ द कॉन्स्टेंटाइन जो ये पत्र था, क्या दुनिया का या पूरे के पूरे रोमन साम्राज्य का या हिस्ट्री का, कैथोलिक चर्च की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड माना जाता है या नहीं। तो असल में ये फ्रॉड ही माना गया था। बहुत सालों तक लोगों के पास प्रिंटिंग चीजें नहीं थी तो लोगों को पता नहीं था, इसलिए लोग सिर्फ अंधा विश्वास कर लेते थे। इसीलिए समाज के अंदर एक व्यक्ति आए जिनका नाम मार्टिन लूथर था। मार्टिन लूथर आप देख सकते हैं 1443 के अंदर बॉर्न हुए और 12 फरवरी 1546 के अंदर मारे गए। 62 साल की एज में इनकी डेथ हुई। उस टाइम पीरियड पे इन्होंने एक चीज सामने लेके आए। उन्होंने कहा, जर्मन से बिलोंग करते थे, उन्होंने कहा कि भैया तुम्हें गॉड से कनेक्ट होने के लिए किसी क्लर्जी की और किसी प्रीस्ट की जरूरत ही नहीं है। इवन उन्होंने ये एक तरीके के एक मंक है और इन्होंने बताया अपने फॉलोवर को कि आप भगवान में पूरा भरोसा रखें, फॉर फेथ कुड गाइड देम टू द राइट लाइफ एंड एंट्री इनटू द हेवन। और उन्होंने कहा सिर्फ भगवान के ऊपर भरोसा रखने से ही आप पूरी तरीके से अच्छे काम करोगे, हेवन में एंट्री मारोगे। जरूरी नहीं है आपको क्लर्जी के लोगों की, जरूरी नहीं है आपको पूरी तरीके से एक सेल्फ इंटेलिजेंस साइन करके देने की, है ना। तो इसीलिए उस समय समाज के अंदर ना जो कैथोलिक चर्च चल रहा था और मार्टिन लूथर के जो विचार थे वो दोनों के दोनों अलग थे। दिस इज नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि इस चीज पे बच्चे को फोकस जरूर करना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। प्रिंटिंग कल्चर आने के बाद खुद क्रिश्चियनिटी के ऊपर कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क आना चालू हो गया। देखो वही बताते हैं कि अगर आपको स्टारवेशन करना है यानी कि एंट्री लेनी है हेवन के अंदर तो सिर्फ क्लर्जी ही आपको करवा सकते हैं, जो भी है धार्मिक रिचुअल्स के द्वारा। जबकि मार्टिन लूथर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको अगर हेवन में जाना है तो सिर्फ आप भगवान पे भरोसा रखिए और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि आपको इलेबोरेट करना पड़ेगा सेरेमोनियल्स का मतलब एक तरीके की रस्म पूरा करोगे, जब जाके ही आप पूरी तरीके से चर्च में आप मतलब जब जाके ही आपको सारे सुख सारी दिक्कतों से आप माफी ले सकते हो। जबकि उसने मार्टिन लूथर ने कहा ऐसी कोई सेरेमनीज की हमें जरूरत नहीं होती है, जरूरी नहीं है कि आप ये सब कुछ उल्टे सीधे कर्म कांड करो तो ही ऐसा होगा।
दूसरी बात, उन्होंने कहा कि बाइबल की सच्चाई को जानने के लिए आपको क्लर्जी की जरूरत पड़ेगी और वही आपको सच्चाई बता सकता है। और उसने कहा कि जरूरी नहीं है कि सच्चाई के लिए क्या कहते हैं, सच्चाई के लिए बाइबल ही एक सोर्स हो सकता है, आप खुद भी पढ़ सकते हो। प्रिंटिंग कल्चर आ चुका है तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, क्लर्जी की तो आपको जरूरत ही नहीं है इस चीज के लिए। उन्होंने कहा कि जो कैथोलिक चर्च है वो कहते हैं कि बाइबल सिर्फ लैटिन भाषा में होनी चाहिए क्योंकि इतने सालों से आ रही है, जबकि मार्टिन लूथर कहते हैं कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। भाई बाइबल तो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में भी हो सकता है ना, जो ईच एंड एवरी लोगों की लैंग्वेज है वो कैसी है, वो कैसी भी हो सकती है। जैसे अपनी मैं भगवत गीता का एग्जाम्पल दूं तो कृष्ण जी ने तो संस्कृत के अंदर उपदेश दिया था, तो लोग क्या संस्कृत के अंदर थोड़ा पढ़ेंगे, अब वो हिंदी में भी ट्रांसलेट होकर आ रही है, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट होकर आ रही है, मलयालम तेलुगु हर किसी भाषा में ट्रांसलेट है, लोग उसे अपने हिसाब से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हर कोई पढ़ तो पा रहा है कि भगवत गीता के अंदर लिखा गया है। सेम ऐसा ही अगर सिर्फ लैटिन भाषा में होगा तो जिसको लैटिन आती होगी वही पढ़ेगा, जबकि दूसरा बंदा तो बाइबल का ज्ञान ले ही नहीं पाएगा कि बाइबल में असल में सच में लिखा गया है। क्लर्जी शादी नहीं कर सकते थे, हमने पढ़ा था पहले वाले चैप्टर में भी, जबकि ऐसा उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, और शादी भी कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा सिर्फ जो है हमें प्रेयर जो है सेंट की करनी चाहिए, चर्च के अंदर जो पादरी होता है, पुजारी होता है, उसने कहा सबसे प्रेयर हमें गॉड की और जीसस की करनी चाहिए। दिस इज द मेन डिफरेंट जो उस टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं मार्टिन लूथर ने दिया, और लोगों को समझ में आया कि हाँ यार ऐसा कुछ भी होता है। उसके बाद यहाँ पे उर्लिच करके, जीन कैल्विन करके, ये बहुत सारे व्यक्ति अलग अलग देशों के अंदर इन्होंने इस तरीके का प्रमोशन करा। और यहाँ पे एक और ग्रुप है जिन्हें हम एनाबैथिस्ट ग्रुप बोलते हैं। ये ग्रुप जो है उन्होंने बताया कि गॉड जो है वो समाज में सभी को एक तरह ही तो पैदा करा है उसने, तो फिर इसमें कैसा हो गया कि थर्ड कैटेगरी के लोग टैक्स पे करेंगे और दूसरी कैटेगरी के लोग टैक्स पे नहीं करेंगे, है ना। और किसने कहा कि हमें अपने पादरी और अपने क्या कहते हैं पुजारी को चुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर किसी चर्च के अंदर कोई पादरी है, कोई चुन के आ गया और वही चर्च को चला रहा है, कह रहे तो बिल्कुल गलत है। जब हम सारे इक्वल हैं तो भाई हमें भी अपने अधिकार के हिसाब से चर्च को अगर किसी राजा के द्वारा चलाना चाहिए या किसी पादरी के द्वारा चलाना चाहिए, अधिकार हमारे पास होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये चीजें हुई है। उसके बाद 1506 के अंदर बाइबल के अनुवाद के लिए लूथरवासी एक अंग्रेज थे जिन्हें हम विलियम टिल्टन बोलते हैं, विलियम मानते हैं मैंने, थोड़ा सा वैसा नाम है। इन्होंने बताया कि सही मायने में चर्च जो है ना वो आपके धर्म ग्रंथों को सिर्फ लैटिन भाषा में इसलिए रखना चाहता है ताकि वो आपको अंधकार में रख सके, जबकि आप पूरी तरीके से दूसरी भाषा में भी उसको ट्रांसलेट करो ताकि हर एक व्यक्ति जो है न्यू टेस्टिमोनियल्स, देखो न्यू टेस्टिमोनियल्स जिसे हम बोलते हैं वो बाइबल है, न्यू टेस्टिमोनियल्स, बाइबल न्यू टेस्टिमोनियल का अनुवाद करने की प्रेरणा दी और इन्होंने ही न्यू टेस्टिमोनियल्स को डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर लिखा ताकि लोकल लोग भी समझ सके कि भाई सही मायने में जो उनका धर्म ग्रंथ है उसमें लिखा क्या हुआ है, नहीं तो चर्च तो कुछ भी बोलता रहेगा और आप कुछ भी समझते रहोगे। दैट इज वाई कैथोलिक चर्च के खिलाफ लोग बहुत सारे प्रोटेस्ट करने लग गए और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें हम प्रोटेस्टेंट्स ग्रुप भी बोलते हैं। तो प्रोटेस्टेंट्स ग्रुप ने आंदोलन चलाया। आपके एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि मार्टिन लूथर के द्वारा प्रोटेस्टेंट्स ने क्या किया, प्रोटेस्टेंट्स लोगों ने आंदोलन क्यों करा। सो दीज आर द मेन रीजन। अब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में डिफरेंस समझ लीजिए, ये बहुत ज़्यादा पेपर के अंदर आया हुआ है। जो कैथोलिक लोग होते हैं वो चर्च के मालिक होते हैं, वो उनका चर्च हाईली डेकोरेटेड होता है, जबकि प्रोटेस्टेंट जो होते हैं वो चर्च को बिल्कुल सिंपल रखते हैं, प्लेन रखते हैं। यहाँ पे इनके चर्च के अंदर बहुत सारे स्टैचूज और बहुत सारा वर्क होता है, जबकि इनके उसमें कोई स्टैचू कोई आर्ट नहीं होता है। इनके प्रीस्ट जो है बहुत महंगे रिच गारमेंट पहनते हैं, जबकि इनके जो प्रीस्ट होते हैं वो नॉर्मल प्लेन गारमेंट्स पहनने की कोशिश करते हैं। ये लोग उस समय दे सेड इन द लैटिन, ये जो भी कुछ बातचीत करते थे ये ज्यादातर लैटिन भाषा में बातचीत करते थे और ये लोग वर्नेबल लैंग्वेज के अंदर बात करते थे, जिस तरीके से लोगों की भाषा है उस तरीके से, लैटिन भाषा में नहीं। तो ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में दोस्तों डिफरेंट है। अब बात करते हैं कि जैसा कि हमने बताया था एनाबैप्टिस्ट जो थे वो ये कहते थे कि आपको अपने राजा के द्वारा चर्च को चलाना है या किसी प्रीस्ट के द्वारा चलाना है, ये आपके ऊपर अधिकार होना चाहिए। तो इंग्लैंड के अंदर ये तय करा गया कि वो पूरी तरीके से कनेक्शन जो है पॉप से तोड़ देंगे, क्योंकि सबसे पहले इटली के अंदर जो थे कैथोलिक लोग थे और वहाँ पे कैथोलिक जो थे पॉप के द्वारा चलाए जाते थे। तो वहाँ पे पॉप से कनेक्शन तोड़ा गया और तोड़ने के बाद वहाँ पे किंग और क्वीन को हेड ऑफ द चर्च माना गया और वही सारे के सारे काम करते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा होती है, ऐसे वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स होती है। हाउस ऑफ कॉमन्स में जनता के द्वारा अपॉइंटेड लोग होते हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर राजा जो होता है वहाँ का राजा या रानी वो शासन चलाते हैं। स्पेन की बात करें तो स्पेन के अंदर भी समस्या थी। बाद में कैथोलिक चर्च के लोगों ने एक सोसाइटी बनाई, इसे सोसाइटी ऑफ जूजिस के नाम से जाने लग गया और जो इनके फॉलोवर बने 1540 के अंदर जूइस्ट कहलाने लग गए। और इनका मेन मकसद ये था कि सोसाइटी के अंदर पुअर से पुअर लोगों के लिए पूरी तरीके से
काम करना उनकी सर्विस के लिए। इसके लिए एक सोसाइटी बनाई गई थी पीटर पॉल के द्वारा, मेन फाउंडर ऑफ द सोसाइटी ऑफ जीसस काउंटर रिफॉर्मर्स, इन्हें इग्नियस बोलते हैं, ठीक है। ये एक सेंट है एक तरीके से, और इन्होंने गरीब लोगों के लिए काम करा। जिस तरीके से कैथोलिक बहुत रिच हाई क्लास वाला होता था, ये वैसा नहीं था। इसको सही तरीके से स्पेन में दोबारा से रिस्टैब्लिश करा गया। तो दोस्तों ये था। अब जैसा कि हमने आपको बताने की कोशिश करी थी कि ह्यूमैनिटीज जो सब्जेक्ट है वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, बट इस चैप्टर के अंदर ह्यूमैनिस्ट लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करा गया है। और वो रेनेसां वो लोग कहलाए जो मल्टी स्किल टैलेंटेड पीपल थे, और जो सब्जेक्ट पढ़ाते थे उन्हें भी हमने ह्यूमैनिस्ट ही कहा था। और हमने कितना कुछ इस चैप्टर के अंदर पढ़ा, हमने बहुत सारे लेजेंडरी लोगों के नाम पढ़े हमने, जैसे कि हमने ह्यूमैनिस्ट लोगों में कैसाद्रा के फेडाल के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने इसाबेला रेस्ट्रीट के बारे में पढ़ा, हमने जोनेस गुटेनबर्ग के बारे में पढ़ा, हमने माइकल एंजेलो के बारे में पढ़ा, हमने पूरी तरीके से दांते के बारे में पढ़ा। ऐसे बहुत सारे नाम मुझे भी याद नहीं आ रहे सारे, बट बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने बहुत कुछ करा और वो इतिहास के अंदर अमर हो गए, और उन्हें असल में हम ह्यूमैनिस्ट पीपल बोल सकते हैं। अब क्योंकि कैथोलिक चर्च की शुरुआत पूरी की पूरी हम देख रहे थे इस चैप्टर के अंदर, और चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन में हमने देखा कि कैथोलिक चर्च के ऊपर बहुत सारे लोगों ने, प्रोटेस्टेंट्स लोगों ने क्लेम करा कि वो एक तरीके से एक्सटॉर्शन और ग्रीडी का सेंटर बन चुका है, और पूरे के पूरी कंट्री में वो लूट रहा है लोगों को। इसके लिए समाज के साथ धीरे धीरे चीज़ें भी ठीक होना चालू हो गई, और उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी के अंदर खुद ही दे रखा है। और वो कहा है दोस्तों, वो है हमारा कि डेवलपमेंट इन साइंस एंड द एस्ट्रोनॉमी। जिस तरीके से खुद चर्च कहता था कि धरती एक पाप का बोझ बढ़ता जा रहा है, ये एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी धंस जाएगी धरती, और सारे के सारे लोग इसमें मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंसान जो है पाप कर रहा है, और वो पाप कम करने के लिए उसको एक तरीके से एक संधि पत्र होता है जो चर्च को लिख के देना पड़ता है, जिससे उसके पाप कम हो जाएंगे। ये बनाया गया था, और दैट इज वाई देखो खुद उन्होंने कहा कि क्रिश्चियंस उस टाइम के ये बिलीव करते थे, बिलीव दैट द अर्थ वाज सिनफुल प्लेस एंड हैवली बर्डन ऑफ सिन मेड इट इमूवेबल। द अर्थ स्टूड एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स अराउंड विच मूव द सेलेस्टियल प्लैनेट्स। कहने का मतलब नॉर्मल सा है, क्रिश्चियंस बोलते हैं कि ये धरती पाप का केंद्र बन चुकी है, ये बहुत सारे पाप की बोझ से दबी हुई है, और उसके साथ साथ अर्थ जो है वो पूरी की पूरी यूनिवर्स का मेन सेंटर माना जाता है, और सारे ग्रह इसके आसपास घूम रहे हैं। ऐसा मैंने वीडियो की लेक्चर सीरीज में शुरुआत में भी आपको बताने की कोशिश करी थी। लेकिन असल में आपको बताऊं, एक व्यक्ति है जिन्हें हम निकोलस कॉपरनिकस बोलते हैं। हम देख सकते हैं 12 फरवरी 1473 के अंदर ये पैदा हुए थे, और 70 साल की एज में 1543 के अंदर ये मारे गए। असल में आपको बताऊं, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो कैथोलिक चर्च के बिलीफ सिस्टम को बड़ा मानते थे, और ये खुद ही एक कैथोलिक थे। अब क्योंकि इन्होंने कैथोलिक होने के बावजूद भी इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाया, कॉपरनिकस ने माना अपनी थ्योरी के अंदर, उसकी थ्योरी का नाम था द रेवोल्यूशनरी। अब ये लैटिन भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन इसे द रोटेशन बोलते हैं। और इन्होंने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर ये बताया कि असल में सन जो है, सन वो पूरी तरीके से पूरी की पूरी जो प्लैनेट्स है सन के चारों ओर घूम रहा है, और सन जो है सेंटर पार्ट है। और इस तरीके से इन्होंने इस थ्योरी को प्रूव करा, और बाकायदा इसके सारे के सारे स्क्रिप्ट को लिखा भी। लेकिन क्योंकि इन्होंने पब्लिश इसलिए नहीं करा, क्योंकि कारण बस ये था कि खुद ये कैथोलिक थे, और ऐसा अगर एक कैथोलिक के टाइम पीरियड में पब्लिश कर देते तो चर्च की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती, और उस समय लोगों का भरोसा चर्च के ऊपर से उठ जाता। देख सकते हो, मतलब एक तरफ लोग इसके अगेंस्ट थे, और इन्होंने पूरी तरीके से इस बुक को जानबूझ के पब्लिश नहीं करा, बिकॉज ही बिलीव इन द कैथोलिज्म चर्च। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था, और उन्होंने इस चीज़ को नहीं प्रिंट करा, इस मैन्युस्क्रिप्ट को। लेकिन कई सालों के बाद जाके जोनेस कैपलर करके इनका नाम है, इन्होंने इस सिद्धांत को उठाया, और फिर उसके बाद बताया कि पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे के सारे सोलर सिस्टम घूम रहे हैं, उनमें से हमारा भी एक सोलर सिस्टम है। ये पूरा का पूरा मिल्की वे हर जगह भरा ही हुआ है, और उसमें इन्होंने बताया कि सही मायने में इस चीज़ को प्रूव करके दिखा दिया कि सही मायने में पृथ्वी का केंद्र जो है वो सन है, और सारे के सारे जो सूर्य है, सारे के सारे जो ग्रह हैं वो अपने रोटेशन फॉर्म में घूम रहे हैं। सूरज के प्रकाश के अंदर जो भी हमें हीट मिलती है वो धरती पे एनर्जी भेजती है, और उससे पूरा का पूरा देश जो है चलता है।
हीटिंग एंड कूलिंग कुछ इस प्रकार की होती है कि जो 24 घंटे जितना हीट सुबह से लेकर शाम तक भारत का पूरे अर्थ पे आता है, उतना ही 24 घंटों के अंदर वापस भी चला जाता है। ये थ्योरी, रेवोल्यूशनरी थ्योरी जॉनस केपलर के द्वारा बनाई गई, प्रिंट करी गई, और बाद में फिर लोगों को पता चला कि ये कितनी गलत चीज़ें हैं जो प्रमोट हो रही थी। लेकिन हाल फिलहाल अच्छी बात है कि प्रिंटिंग कल्चर की वजह से ये चीज़ सामने आई। दूसरी बात, एक और थ्योरी आई थी गैलीलियो के बारे में। गैलीलियो ने इस चीज़ को भी प्रूफ करके दिखाया कि द मोशन के अंदर कि जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे तो घूम ही रही है, लेकिन वो पूरी तरीके से अपने आप को भी घुमा रही है द मोशन के अंदर। इसीलिए धरती जो है वो घूम रही है 24 घंटे, इसलिए दिन और रात हमें देखने को मिलता है। द मोशन थ्योरी ये बताती है। एंड देन उसके बाद तो धीरे धीरे करके और भी चीज़ें फेमस हो गई, जैसे कि जो आइजैक न्यूटन है, उन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ लोगों के सामने लेके आया और उन्हें बताया कि किस तरीके से इंसान, मनुष्य जो है चलते चलते उड़ता क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारी हवाओं का प्रेशर हमारे ऊपर बना हुआ है। यही रीज़न है कि कोई भी चीज़ अगर हवा में फेंकी जाती है तो नीचे ही गिर जाती है। वो कारण यही है कि यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल लॉ काम करता है, और धरती का एक हिस्सा है, अगर आप उसके फोर्स से बाहर निकल जाएं तो आप धरती के पास दोबारा नहीं आ पाओगे, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाती है। दैट इज़ आपको पता होगा इलॉन मस्क कई बार फेल हुआ इन चीज़ों को लेके, क्योंकि उसको नहीं पता था कि रॉकेट को कितनी स्पीड से छोड़ा जाए कि वो उस ध्रुव में या उस हिस्से में पहुँच जाए कि वहाँ से रॉकेट वापस नहीं आएगा। तो ये लॉ उस टाइम पीरियड पे सोचो आइजैक न्यूटन के द्वारा बनाए गए थे। न्यूटन के 3 लॉ हैं। चौथा लॉ मैं आपको बता देता हूँ जो नहीं बताया गया है। चौथा लॉ यही है कि इंसान जो कमज़ोर है, जो शक्तिशाली नहीं है, वो इंसान हमेशा पिसेगा, वो इंसान हमेशा शिकार होगा, क्या कहते हैं, एक्सटॉर्शन का, वो हमेशा शिकार होगा एक्सप्लोटेशन का। तो इंसान को हमेशा हमेशा मजबूत रहना चाहिए, दिमाग से, शरीर से, और उसे हर डिसीजन मेकिंग में ये चीज़ काम ज़रूर आती है। ये आइजैक न्यूटन का चौथा लॉ था मेरी तरफ से, ये पाठशाला की तरफ से। सो बाकी इस चैप्टर के अंदर यही है दोस्तों। आई होप ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। दिस इज इट इन वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल द चैप्टर। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दिस इज इट इन दिस वीडियो।